तो आज का लेक्चर है हमारा अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स। हमने ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट किया, ग्लाइकोलिसिस के हमने सारे स्टेप्स देखे इन डिटेल। हमने ये देखा कि उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि उन एंड प्रोडक्ट्स के फेट्स क्या होते हैं, डेट इज फेट ऑफ पायरुवेट, वो हमने देखे। फिर फेट्स ऑफ पायरुवेट के साथ हमने ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन देखी कि ग्लाइकोलिसिस को हम कैसे कैसे किन किन तरीकों से रेगुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द फर्दर वन स्टेप अहेड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से अगला एक स्टेप है, दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, इसकी हम पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे हमें पता है सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एनारोबिकली। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि वो फेर्मेंटेशन वगैरह करते हैं, और इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था एनारोबिकली कब कब और किन किन ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे होते हैं, मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज देयर फ्यूल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस। काफी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन। वो भी हमने देखा कि एरोबिक कंडीशंस में भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं अपने फ्यूल को, जो वन ऑफ द फेट ऑफ पायरुवेट है। पायरुवेट के एक फेट में हम उसको एरोबिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। और दो फेट्स ऐसे थे जहां पे उसकी फर्मेंटेशन हो रही थी। ग्लाइकोलिसिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, जब हम ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं तो ग्लाइकोलिसिस पूरी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का सिर्फ पहला मरहला, सिर्फ पहली स्टेज है, क्योंकि अभी तक ग्लूकोज जो पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। बेशक पायरुवेट बन गया, पर पायरुवेट में अभी भी सलाहियत है कि उसको मजीद हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अनटिल कि उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके हम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें। तो pyruvate is further oxidized to water and carbon dioxide. तो glucose is just the initial step of carbohydrate catabolism. कार्बोहाइड्रेट को कैटाबोलाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके आगे और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या होते हैं, कि हम उसका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको क्रेब्स साइकिल में डालते हैं। क्रेब्स साइकिल में डालने के बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारते हैं। इन चारों प्रोसेसेस के दौरान हमारे पास काफी सारा अमाउंट में एटीपी जो है वो बनती है। तो दिस एरोबिक फेज ऑफ कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। चूंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक नहीं होती, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिकली नहीं होती बल्कि वो एनारोबिकली होती है। वहां पे ऑक्सीजन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उससे जो अगली स्टेजेस हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक फेज ऑफ कैटाबॉलिज्म, और वो क्या है? रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? सांस लेना, है ना। अभी तो हमें बस यही पता था कि हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। ये है इसकी ब्रॉडर टर्म, रेस्पिरेशन की ब्रॉडर टर्म, खुली हुई ब्रॉडर सेंस में फिजियोलॉजिकल और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये होती है रेस्पिरेशन। पर एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली होती है कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है ऑक्सीजन की? हमें पता है कि जब हमने एरोबिकली ऑक्सीडाइज करना है पायरुवेट को तो वहां पे हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उस दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कंजम्पशन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, सारे सेल्स और सारे टिश्यूज से इकट्ठा करके उसको लंग्स तक ले आया जाता है और लंग्स से हम उसको बाहर निकाल देते हैं ड्यूरिंग आवर ब्रीथिंग। और इसी तरह ऑक्सीजन की हमारी जरूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन को बाहर से सांस लेते हुए अंदर ले जाते हैं। अंदर से वो हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंच के हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाती है, टिश्यूज से हमारे सेल्स, और सेल्स में वो ऑक्सीजन जो है हमारे ग्लूकोज को और बाकी चीजों को जहां जहां पे भी ऑक्सीजन ने काम करना होता है वो अपना काम करती है। तो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। In broader physiological or macroscopic sense, respiration refers to a multicellular organism's uptake of oxygen and release of carbon dioxide. Organismic level पे respiration क्या होती है?
जस्ट सिंपली अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि दूसरी साइड पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है कि बायोकेमिस्ट्स एंड सेल बायोलॉजिस्ट्स यूज द टर्म इन अ नैरोअर सेंस। उन्होंने इसको नैरोअर सेंस में टू रेफर टू द मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस बाय व्हिच सेल्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने नैरोअर सेंस में मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को जो हो रहे हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सारे मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को कलेक्टिवली कहा कि वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्लियर? जैसे अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इज सिंपल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली अपटेक ऑफ ऑक्सीजन हम कर रहे हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, जबकि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रोडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और उसको हमें बाहर निकालना है एट दी सेलुलर लेवल। इसलिए दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की डेप्थ में जाएं तो रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अब हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल के रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे। सेलुलर रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो सेलुलर रेस्पिरेशन के आगे कुछ भी नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ग्लाइकोलिसिस, और सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत बाद में इवॉल्व हुई है। ग्लाइकोलिसिस तो पहले ही इवॉल्व हो चुकी हुई थी, सेलुलर रेस्पिरेशन बाद में इवॉल्व हुई है। और कब बाद में इवॉल्व हुई है? साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद इवॉल्व हुई है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ दी कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पाइलअप होना शुरू हो गया, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई। अब इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने वाले कुछ चाहिए थे, कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ लोग हों जो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें। तो फिर वही ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं वो क्रिएट। साइनोबैक्टीरिया का साइज, साइनोबैक्टीरिया क्या? मैम साइनोबैक्टीरिया का साइज क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया इज अ माइक्रो organism. It's a microorganism. It cannot be seen with eyes. जहां तक मुझे आइडिया है, लेट मी सर्च, इसको मुझे सर्च करने दें। पर ये छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है साइनोबैक्टीरिया। यस, साइनोबैक्टीरिया देख लेते हैं हम क्या है। हाँ जी, यस, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन आपके साथ ताकि आप लोगों को नजर आए कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। और ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सो क्या नजर आ रहा है? दिस इज साइनोबैक्टीरिया, these are cyanobacteria. These are microscopic organisms, microscopic creatures हैं which resembles plants, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पाइल अप होना शुरू हो गई थी, ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई थी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? अ डिवीजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू द बैक्टीरिया बट आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया से, बट दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स हैं, एंड रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये क्या है? सबसे अर्लीस्ट नॉन फॉर्म जो अभी तक हम जान पाए हैं उनमें सबसे पहली फॉर्म है ये लाइफ की, सबसे पहली जिंदगी है ये जो अर्थ पे इवॉल्व हुई है। क्लियर? ओके, कम बैक टू द स्लाइड्स। तो रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स होती है ग्लाइकोलिसिस से, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कब इवॉल्व हुई? वो साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद इवॉल्व हुई, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू की, तो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले भी कोई होने चाहिए थे, और वो हैं हम लोग, वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट बर्ड्स भी होते हैं। तो
is evolved much later after the appearance of cyanobacteria. The metabolic activities of cyanobacteria account for the rise of oxygen levels in the Earth's atmosphere. तो जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता गया और उसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते गए हमारे एटमॉस्फेयर में. सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 मेजर स्टेजेस. अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये मेजरली 3 स्टेजेस में होती है. कौन कौन सी स्टेजेस है? सबसे पहली स्टेज है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स. ऑर्गेनिक फ्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है. नेक्स्ट, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज. जो पहली स्टेज के प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा से ऑक्सीडाइज किया जाता है एंजाइमेटिकली. पहले में भी एंजाइम्स यूज होते हैं, दूसरे में भी एंजाइम्स यूज होते हैं, बस ऐसे यहाँ पे एंजाइमेटिकली हम कह रहे हैं. पर क्या मतलब है यहाँ पे कहने का कि पहले के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको ऑक्सीडाइज, उनको मजीद ऑक्सीडाइज किया जाता है. और थर्ड स्टेप पे क्या किया जाता है कि ये जो 2 स्टेप्स में ऑक्सीडेशन हुई है उस दौरान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोड्यूस हुए हैं. उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ऑक्सीडाइज, उनको मजीद ऑक्सीडाइज करना, उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को ऑक्सीडाइज करना. तो फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स, नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज, एंड द थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ कि ऑर्गेनिक फ्यूल क्या है हमारे, और फिर फर्स्ट स्टेज के प्रोडक्ट्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हैं. फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज क्या है? इन द फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स, हमारे ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि हमारे ऑर्गेनिक फ्यूल कौन से होते हैं? मैम ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, लिपिड्स वगैरह. यस, तो ये हमारे ऑर्गेनिक फ्यूल हैं क्योंकि हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इन ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से हम एनर्जी हासिल करते हैं. सबसे ज्यादा तो हम ग्लूकोज से हासिल करते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन करना आसान है एज कम्पेयर टू फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. तो दीज आर आवर ऑर्गेनिक फ्यूल्स. इन ऑर्गेनिक फ्यूल्स को क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेज में ऑक्सीडाइज किया जाता है. ऑक्सीडाइज करके इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? पायरुवेट में. पायरुवेट से मतलब अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल ग्रुप में, जिसमें एसिटाइल ग्रुप में उस एसिटाइल ग्रुप का पार्ट बना दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का. दिस इज द फर्स्ट फेट ऑफ पायरुवेट. पहला पायरुवेट का हमने फेट पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये देखा था कि पायरुवेट को एरोबिकली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है. तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं हम. ये बेसिकली वही वाला स्टेप है कि पायरुवेट के क्या क्या फेट्स हैं. तो पायरुवेट एक काम ये करता है, पायरुवेट इधर आ जाता है क्रेब्स साइकिल की तरफ. तो पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में. और फिर सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है? इन द सेकंड स्टेज द एसिटाइल ग्रुप्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल. अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप है उसको एंटर करवा दिया जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और कोएंजाइम ए को वापस बाहर निकाल दिया जाता है. तो जब वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाता है तो वहां पे दोबारा से इस एसिटाइल ग्रुप की क्या स्टार्ट हो जाती है? ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है. और वहां पे डिफरेंट काफी सारे एंजाइम्स आते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं वो भी एंजाइम्स के, जहां पर उसको मजीद 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 ऑक्सीडाइज किया जाता है. इतना ऑक्सीडाइज कर देते हैं कि अब उसमें मजीद गुंजाइश नहीं बचती और वो छोटा हो जाता है. कितना बन जाता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल रह जाता है. The energy released is conserved in the reduced electron carriers NADH and FADH2. जब ये काम होता है पहली स्टेज और दूसरी स्टेज, इन दोनों स्टेजेस के दौरान पहली स्टेज में जो प्रोडक्ट्स आए दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसको हमने मजीद ऑक्सीडाइज कर दिया, दैट इज एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज में हमने ये किया, उसकी मजीद ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. अब जो ये दोनों स्टेप्स हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों स्टेप्स के दौरान हमारे पास कुछ एनर्जी निकली थी. उस एनर्जी को हमने NADH और FADH में डाल दिया था.
NADH बना लिए और FADH2 बना लिए। ये क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म है किनकी? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की। These both reduced form of NAD and FAD have the ability to donate electrons, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैरी करते हैं। तो ये these are also known as इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थर्ड स्टेज पे जाते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या किया जाता है? द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज, वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, गिविंग अप प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और प्रोटॉन्स देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कहाँ? किसको? ऑक्सीजन को, वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारते हुए। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, इस ट्रांसफर के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि NADH और FADH2 में एनर्जी थी, तो वो एनर्जी जितनी रिलीज हुई है उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है टू फॉर्म ATP, ताकि हम उसे ATP बना लें, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बना लें। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू O2 वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये वाला लाइन समझा दे। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। हाँ जी, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि NADH और FADH2 के, उनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कह रहे हैं ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनके पास एनर्जी भी है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दे देते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन उसके साथ बाइंड करके, प्रोटॉन्स उसके साथ बाइंड करके क्या बना देते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारा काम किस पे हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हो रहा होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ आते हैं, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम ATP बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम आगे पढ़ेंगे आप लोगों को इसका मजीद क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। क्लियर? मैम जी, तो मैम जी वो जो 3 स्टेप आपने पीछे बताए हैं उनमें से सेकंड स्टेप दोबारा बता दें। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम ये नहीं, मैम वो जो एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट से बनाया था ना मैम, ओके, ये वाला कह रहे हैं आप? नो मैम, जो जब पायरुवेट क्यों मैम, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, यस मैम ये वाला मैम, इसमें सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेज मैम। हाँ, तो सेकंड स्टेज ये वाली है ना। फर्स्ट स्टेज में तो हमने ऑर्गेनिक फ्यूल को ऑक्सीडाइज कर लिया, यानी कि हमने पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम A बना दिया। अब दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज है ये वाली, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के प्रोडक्ट्स क्या थे? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब इसको हमने मजीद एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज करना है, तो मजीद एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज करना है सेकंड स्टेज में, और वो सेकंड स्टेज क्या होती है? क्रेब्स साइकिल होती है। अभी हमने क्रेब्स साइकिल ही पढ़ना है, TCA साइकिल, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A को, इससे क्या प्रोडक्ट बनेंगे फिर? उससे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और साथ में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, NADH, FADH और GTP, ATP। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? यस मैम। मैम यहाँ एंजाइम कौन से यूज होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है ना एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज। हाँ, ये तो भी हम आगे यही पढ़ रहे हैं, आगे यही पढ़ेंगे। ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है, एंड थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज में पायरुवेट को हम ग्लाइकोलिसिस इसमें शामिल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? है वो भी रेस्पिरेशन का ही हिस्सा, पर वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं ना हो रही, इसलिए हम उसको और एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं ले रहे। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 हिस्से, पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। उसके बाद हमने एसिटाइल कोएंजाइम A को डाल दिया क्रेब्स साइकिल में, उससे हमारे पास NADH और FADH2 आ गए, उन NADH और FADH2 को गुजार दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो ये तीसरा स्टेप हो गया।
ठीक है, दिस इज द complete overview of all the three stages. First stage क्या है? Oxidation of fatty acids, glucose and some amino acids yields acetyl coenzyme A. तो सबसे पहले एक तरफ हमारे पास ग्लूकोज है, दूसरी तरफ फैटी एसिड्स है, तीसरी तरफ अमाइनो एसिड्स है। ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। पायरुवेट को डीकार्बोक्सिलेट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेते हैं, जिसको हमने फेट्स ऑफ पायरुवेट में पढ़ा भी था। इसका रिएक्शन अब भी दोबारा मजीद भी पढ़ लेंगे हम। फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स भी समटाइम्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देते हैं। तो उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी हम क्रेब्स साइकिल में डाल देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक्स्ट्रा करेंसी आ गई ना। चाहे तो आपको पैसे ईदी के मिले हों, ईदी मिली है, आपको गिफ्ट मिला है, चाहे आपने पैसे खुद कमाए हों या आपकी पॉकेट मनी के पैसे हों, जो भी आप उनसे सूट खरीद लेते हो, करेंसी है ना, आप उसको अपने काम में ले आते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जहां से मर्जी करेंसी आ गई, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन व्हिच इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हुआ है, इसको सेकंड स्टेज में एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेज 2 क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशन। इसको क्रेब्स साइकिल में डाला जाता है। क्रेब्स साइकिल में डालते हैं तो हमारे पास ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो ई नेगेटिव लिखा हुआ है ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली किस सूरत में? NADH के अंदर डले हुए हैं, NADH और FADH के अंदर डले हुए हैं। यहाँ पे NADH और FADH नहीं लिखा, सिर्फ हमारे समझने की आसानी के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, पर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये NADH और FADH2 के अंदर होते हैं। ये जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और यहाँ से भी जितने आए हैं NADH और FADH2 वगैरह, इन सबको रिड्यूस करवाया, ये सब रिड्यूस होते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। किसमें? थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से पास होते हैं और किसमें चले जाते हैं? ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ प्रोटोन मिल जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरे थे, यहाँ से गुजर के ऐसे नीचे आए थे, तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करने के लिए यूज कर लिया और उससे हमने एटीपी बना लिया। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड सम अमीनो एसिड्स यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इन सब से हमने क्या कर लिया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। स्टेज 2 क्या है? Oxidation of acetyl groups in the citric acid cycle includes 4 steps in which electrons are abstracted. Stage 2 पे क्या किया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए जो एसिटाइल ग्रुप्स हैं, उन एसिटाइल ग्रुप्स को सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर डाला जाता है और 4 स्टेप्स के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स निकलते हैं, 1 2 3 4 क्रेब्स साइकिल में। अब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय NADH एंड FADH2 आर फनल्ड इनटू अ चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, साइटोक्रोम, साइटोकॉम्प्लेक्स सी, क्यू, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, साइटोक्रोम्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स क्यू, कॉम्प्लेक्स सी, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इन इलेक्ट्रॉन्स को उन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर से गुजारा जाता है और अल्टीमेटली क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्राइव्स द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, उससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज 1। अब है इनकी डिटेल। यहां तक सबको क्लियर है? यस। ओके, इसको एक नजर पढ़ लें, इसको एक नजर समझ लें। जो चीज समझ में नहीं आ रही वो मुझसे पूछ लें।
ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टूडेंट्स, नो आप मैम, लोगों से आ पूछ, गई समझ में। ओके चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नाउ द डिटेल ऑफ स्टेप 1. स्टेप 1 क्या? प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. बिफोर एंटरिंग द टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल, द शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड टू द एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. शुगर्स और फैटी एसिड्स वगैरह को डिग्रेड कर दिया जाता है, किसमें? एसिटाइल ग्रुप में तब्दील कर दिया जाता है, और उस एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए का पार्ट बना के एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया जाता है. Many amino acid carbons also enter the cycle this way. इसी तरह काफी अमाइनो एसिड्स के कार्बन्स भी इसमें एंटर होते हैं. ये देखिए अमाइनो एसिड्स कार्बन भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर हो जाते हैं, फैटी एसिड्स भी इस तरह से एंटर हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर, और ग्लूकोज तो होता ही है. ठीक है. Pyruvate derived from glucose and other sugars by glycolysis is oxidized to acetyl coenzyme A and carbon dioxide by the pyruvate dehydrogenase complex. तो ग्लूकोज से और डिफरेंट शुगर से जो पायरुवेट बनता है, उस पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मजीद ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए हमें एक स्टेप करना पड़ता है. दैट इज दिस स्टेप. ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये लोग तो डायरेक्ट अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स तो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, जो उनको बना रहे हैं. तो ग्लूकोज तो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनाता, पायरुवेट बनाता है. पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है. That is known as pyruvate dehydrogenase complex. इसका रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. हम लोगों ने देखा था कि डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होती है, NADH प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया जाता है. किसकी मदद से? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से. थोड़ी सी डिटेल में आ जाते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा था पेयर्स ऑफ पायरुवेट में. अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बहुत थोड़ा सा. तो व्हाट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और PDH कॉम्प्लेक्स? इट्स अ क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स. ये क्या है? क्लस्टर है एंजाइम्स का. क्लस्टर मीन एग्रीगेट, गुच्छा, ज्यादा सारे एंजाइम्स का ये एक क्लस्टर है, एक एग्रीगेट है. इसमें सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स है. मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 एंजाइम्स. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल 3 एंजाइम्स से बना है, और उन तीनों एंजाइम्स की मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं PDH कॉम्प्लेक्स. मल्टीपल कॉपीज का मतलब काफी सारी कॉपीज. ठीक है. कौन से 3 एंजाइम्स होते हैं? नंबर 1 इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज E1 subunit of PDH complex. Next is dihydrolipoyl transacetylase. This is known as E2 of PDH complex. Third one is dihydrolipoyl dehydrogenase. This is known as the E3 subunit of PDH complex. तो ये तीनों एंजाइम एंड पे ASE लगा है ना, ASE. तो ASE और ASE shows us that the enzyme is, that the compound is an enzyme. कि कंपाउंड क्या है? कोई एंजाइम है. यही बात है यहाँ पर कि ये तीनों एंजाइम्स मिलकर एक PDH कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब ये जो PDH कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता कहाँ पर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में. चूंकि हमें पता है हमारी सारी सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. और मैम ये तीनों एंजाइम्स, हाँ जी, ये तीनों एंजाइम इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है. ठीक है. इकट्ठे जुड़े हुए से मैं आपको अब इसकी स्कंजवी की मिसाल दे देती हूँ. मेरे ज़हन में सिर्फ यही आई है स्लैंगली कि स्कंजवी हम पीते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं, वाटर, शुगर, सॉल्ट और लेमन. तो ये चारों चीजें अब इकट्ठी हो गई हैं, जुड़ गई हैं, मिल गई हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो एक हमारे पास चीज बन गई है, और वो क्या है? स्कंजवी. अब ये अलग अलग नहीं है, तो है तो उसमें चारों चीजें. अब इसी तरह ये है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसमें ये तीनों एंजाइम्स मौजूद हैं. ठीक है. और हर एंजाइम का अपना अपना एक काम है. इस एंजाइम के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अगला एंजाइम यूज करता है एज सबस्ट्रेट, और इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अगला एंजाइम यूज करता है एज सबस्ट्रेट. क्लियर?
अब ये जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, पर बैक्टीरिया में पीडीएच कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर वो कहाँ पर होता है? साइटोसोल में होता है। अब पीडीएच कॉम्प्लेक्स को वर्क करने के लिए 5 कोफैक्टर्स चाहिए, टोटल 5 कोफैक्टर्स चाहिए। उन 5 कोफैक्टर्स में से 4 डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, 4 ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो विटामिन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स रिमेन बाउंड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पहले के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े रहते हैं जब तक वो अगला उनको ले नहीं लेता, अगला एंजाइम फिर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, फिर उससे अगला उनको मजीद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह पहले के सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट्स दूसरे के प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं, पहले के प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स दूसरे के सबस्ट्रेट होते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स तीसरे के लिए सबस्ट्रेट्स होते हैं। हम इसके रिएक्शन पे आ जाते हैं। ये हमने पहले भी किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ है जब हमने फेयर्स ऑफ पायरुवेट किया था। तो पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? द ओवरऑल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज एन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सिंपली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पायरुवेट है, इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, पीछे ये एसिटाइल ग्रुप बचा है, इसके साथ कोएंजाइम ए जोड़ दिया जाता है, वो क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। एंजाइम चाहिए होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें तीनों मौजूद होते हैं, E1, E2 एंड E3 सब यूनिट्स। कोएंजाइम ए को ऐड किया जाता है जो एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है, और साथ ही साथ NAD+ जो है वो रिड्यूस होकर NADH बना देता है। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हमें जो कोफैक्टर्स चाहिए उनमें एक है थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, लिपोएट है, FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, चौथा NAD है। तो ये सारे क्या हैं? ये इसके कोफैक्टर्स हैं जो इस एंजाइम को वर्क करने के लिए चाहिए होते हैं। तो TPP का तो अब हमने लास्ट लेक्चर में भी TPP के बारे में पढ़ा था ना कि TPP क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो ये सेम वही रिएक्शन है, चाहे आप ये वाला कर लें चाहे आप वो वाला कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल एंड बोथ आर करेक्ट। Next is carboxyl group is removed as a carbon dioxide। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड। NADH is formed। ये NADH बनता है, gives 2 electrons to oxygen। ये जो NAD है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब जाता है ये NADH, तो वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। एक NADH हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और इससे इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाने के लिए चाहिए होती है। क्लियर? इसको एक दफा आप लोग रीड कर लें और फिर मुझसे पूछने अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। मैम आपको स्लाइड शो करते हैं। ओके, मैम जी जी बेटा। आप ये लेक्चर में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड ये लेक्चर, इसकी रिकॉर्डिंग या स्लाइड्स? मैम ये स्लाइड्स। ओके, मैं कर दूंगी, मैंने सोचा हुआ है, मैं ऑलरेडी आप लोग कर दूंगी इंशाल्लाह, आज ही कर दूंगी इंशाल्लाह। मैम क्या मैम? मैम जमीना ने किए हुए लेक्चर सेंड किए वाले ना क्लास वाले ग्रुप में। अच्छा मैम क्लास के ग्रुप ठीक है, तो बेटा आप लोग वहां से भी ले सकते हो।
मैम ये डेल्टा जी किसकी वैल्यू है? डेल्टा जी यहाँ पर एक मिनट, हाँ जी, डेल्टा जी यहाँ पर, हाँ जी, डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो वो बहुत माइन्यूट सी हीट है, दैट इज -33.4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है जो यहाँ पर लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान। मैम ये जो को एसिटाइल एंजाइम के साथ डैश एसएच है, ये क्या है? ये थायो ग्रुप होता है, कोएंजाइम के साथ थायो ग्रुप लगा हुआ होता है, उस थायो ग्रुप की वजह से ये कार्बन के साथ आके अटैच हो सकता है, अदरवाइज वो कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकता। थायो ग्रुप का फिर जो थायोनाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव हो जाता है और एस जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, इसको थायोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। जी मैम। Next is stage 2. That is the main stage. That is the Krebs cycle. Krebs cycle, citric acid cycle is also called. जी जी मैम, जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स वाली स्लाइड है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स वाली, उसके नीचे मैम सेकंड लास्ट जो पॉइंट है 5 कोफैक्टर्स, मैम उसका क्या मतलब है, वो समझ नहीं आई मैम। ये 5 कोफैक्टर्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए 5 कोफैक्टर्स लाजमी चाहिए होते हैं, जैसे एनएडी है, थायमीन, पायरोफॉस्फेट है, तो ये सारे कोफैक्टर्स होते हैं इसके। एंजाइम के आपको पता है ना, एंजाइम के कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसके बगैर वो वर्क नहीं कर सकते। तो इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स को 5 कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं, और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है कि जो 5 कोफैक्टर्स हैं इनमें से 4 जो है वो विटामिन से बनते हैं। तो विटामिन की यहाँ से इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हमारे लिए विटामिन कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर विटामिन नहीं होंगे तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना वर्क नहीं कर सकेगा। पीडीएच कॉम्प्लेक्स अपना वर्क नहीं करेगा तो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, यस मैम। ओके, so next is stage 2, that is Krebs cycle. स्टेज 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया है उसके एसिटाइल ग्रुप को हम Krebs साइकिल के अंदर डाल देंगे और उसको मजीद ऑक्सीडाइज करेंगे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और इसको Krebs साइकिल भी कहते हैं। द सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ हब इन मेटाबॉलिज्म। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, ये हब है। हब मतलब कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मेटाबॉलिज्म में। कौन? सिट्रिक एसिड साइकिल, दिस Krebs cycle. It involves in degradative pathways leading in and anabolic pathways leading out. ये बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, डिग्रेडेटिव यानी कि एनाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है, एनाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है। डिग्रेडेटिव में कैसे इन्वॉल्व है कि जैसे एसिटाइल और डिफरेंट चीजें इसके अंदर ऐड हो रही हैं तो वो टूट रही हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो इससे चीजें बाहर निकल रही हैं जिसमें NADH है, FADH2 है, GTP वगैरह है, तो वो सारी चीजें एनाबॉलिक पाथवे में लीडिंग आउट हो रही हैं कि वो इससे बनकर बाहर निकल रही हैं और आगे जाके कोई और काम में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये मेन हब की हैसियत रखता है हमारे अंदर, हमारे मेटाबॉलिज्म। इट इज क्लोजली रेगुलेटेड इन कोऑर्डिनेशन विद अदर पाथवेज। इसी तरह जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट किया था, हर चीज को रेगुलेट करते हैं, इसी तरह Krebs साइकिल की भी रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको भी इसके दूसरे पाथवेज के साथ रेगुलेट किया जाता है। The TCA cycle has total 8 steps. ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 स्टेप्स थे, इसके 8 स्टेप्स हैं। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके अलावा ये कहीं और नहीं हो सकता। Krebs cycle. Mitochondria contains all the enzymes and coenzymes required for the citric acid cycle.
क्रेब्स साइकिल को करने के लिए जितने भी एंजाइम्स और कोएंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. It also contains all the enzymes and proteins necessary for the last stage of respiration, that is electron transfer and ATP synthesis by oxidative phosphorylation. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के साथ साथ जो लास्ट स्टेज है that is सेलुलर रेस्पिरेशन की, that is इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होने वाले तमाम एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ट्रांसफर हों और वहीं पे ही एनर्जी बनाई जाए. इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर जनरेटर है. वो बेसिकली एक्ट एज जनरेटर. जैसे हमारे घर में हमने जनरेटर या यूपीएस लगाए होते हैं, जनरेटर लगाए होते हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरह हमारे अंदर हमारे सेल्स के अंदर अल्लाह ताला ने माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए हैं जो हमारे अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. तो एनर्जी हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही है इन यूकैरियोटिक सेल्स. क्लियर? This is the overall diagram of Krebs cycle. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम क्विकली जरा सा रिव्यू कर लेते हैं. टोटल 8 स्टेप्स हैं. नंबर 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो 8 स्टेप्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के या सिट्रिक एसिड साइकिल के या टीसीए साइकिल के. अब ये जो 8 स्टेप्स हैं इनमें सबसे पहले स्टेप को देखें कि सबसे पहला स्टेप क्या है. एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड करवाया जा रहा है. एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड करवाते हैं जिसमें से सिर्फ एसिटाइल ग्रुप अंदर ऐड होता है. कोएंजाइम ए को वापस से बाहर निकाल दिया जाता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है. सिट्रेट सिंथेज एक एंजाइम रिक्वायर होता है इस काम के लिए और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन हो रही है इसमें और क्या होता है यहाँ पर कि सिट्रेट का मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है. सिट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कैसे होता है कि ये जो एसिटाइल ग्रुप है और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये सिट्रेट बन जाता है. सिट्रेट ठीक है. अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है. सेकंड स्टेप में एक और एंजाइम है दैट इज नोन एज एकोनिटेज. सेकंड स्टेप के 2 पार्ट हैं. पहला पार्ट है डिहाइड्रेशन और दूसरा पार्ट है हाइड्रेशन. पहले पार्ट में क्या किया जाता है, सिट्रेट को डिहाइड्रेट किया जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको एकोनिटेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर दिया जाता है सिस एकोनिटेट में. दिस सिस एकोनिटेट नाउ हाइड्रेटेड अगेन टू मेक आइसोसिट्रेट. अब इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द सेम एंजाइम दैट इज नोन एज एकोनिटेज. अब आइसोसिट्रेट जो प्रोड्यूस हुआ है इस आइसोसिट्रेट को थर्ड स्टेप पे ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है. यानी कि डीकार्बोक्सिलेट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे एक NADH भी निकलता है और ये NADH हमारे पास यहाँ पे शो करा दिया उन्होंने कि ये यहाँ से NADH निकल रहा है. उन्होंने हर स्टेप के साथ साथ नहीं लिखा क्योंकि इससे बहुत गंदी डायग्राम हो जाती है. उन्होंने इकट्ठा यहाँ पे सारे स्टेप्स का इकट्ठा एक जगह पे लिख दिया NADH. तो आइसोसिट्रेट से हमारे पास क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिसके दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, एक NADH बना और साथ में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने इस काम को किया. हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? स्टूडेंट थर्ड स्टेप बताइएगा. क्या कह रहे हैं? थर्ड स्टेप. यस, थर्ड स्टेप भी मैं अभी बता रही हूँ बेटा. अपने माइक्स को म्यूट कर लें. तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में. इस दौरान एंजाइम यूज होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. ये जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है ये आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही साथ आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन करवा देता है. इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और एक NADH प्रोड्यूस होता है. अब फोर्थ स्टेप पे अल्फा कीटोग्लूटारेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करके इसको सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे दोबारा से हमें कोएंजाइम A चाहिए होता है. कोएंजाइम A
इस अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ लग जाता है तो वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज नोन एज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम भी क्या कराता है, साथ में अल्फा कीटोग्लूटारेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव करवा देता है, इसलिए इसको भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के दौरान भी एक और मजीद NADH का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो प्रोड्यूस हो गया फोर्थ स्टेप पे, इसको फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे दोबारा से कोएंजाइम ए को रिमूव कर देते हैं, तो ये देखिए कोएंजाइम ए बाहर निकल गया। साथ में इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को GDP से या GTP बना दिया या ADP से ATP, दोनों में से कुछ भी बनाया जा सकता है, या तो GTP या ATP। रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सक्सिनेट बनने के बाद सिक्स्थ स्टेप पे क्या किया जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है सक्सिनेट की और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूमारेट में। किस एंजाइम की बदौलत, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। जब ये डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन के दौरान FADH2 एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस होता है, उसकी रिड्यूस फॉर्म H है तो उसकी रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म प्रोड्यूस होती है। अब ये जो फ्यूमारेट है, फ्यूमारेट को 7 स्टेप पे हाइड्रेशन करवाई जाती है, हाइड्रेशन करवा के उसमें वाटर ऐड करवाया जाता है, इसकी मदद से फ्यूमारेज एंजाइम इसको कैटालाइज करता है और मैलेट बना लिया जाता है। 8th स्टेप पे इस मैलेट को, ये जो मैलेट है, इस मैलेट की डिहाइड्रोजिनेशन करवा के मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बन जाता है और इस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन होती है और फिर मैलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा नेक्स्ट सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम एक साथ मिल जाता है सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में और सिट्रेट को बना देता है। इस तरह रिएक्शन जो है वो चलता जाता है। क्लियर? ये है रेफरेंसेस। लहनिंजर से ही लेक्चर बना है और वॉइट एंड वॉइस से ज्यादा लहनिंजर से, आप लोग चाहें तो अकेले लहनिंजर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो इन्होंने NADH दिखाए हैं, एक स्टेप नंबर 3 पे है, एक स्टेप नंबर 4 पे है और एक है ये स्टेप नंबर 8 पे। स्टेप नंबर 8 पे भी हमारे पास NADH बन रहा है, सॉरी, तो ये 3 जगहों पे NADH बन रहे हैं और स्टेप नंबर 6 पे FADH2 बन रहा है। यही चारों स्टेप्स आपको यहाँ पे इसमें भी दिखाए हैं। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हुआ था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और ये स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 8 पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर बेसिकली NADH एंड FADH2, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। और फिर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजरेंगे और हमें एनर्जी मजीद प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है?